सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए तो मुल्क की सियासत में हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों का इत्तेहाद हमें बाकायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे तहरीक इंसाफ को कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून साबिका हुकूमती जमात है और पीपल्स पार्टी आज भी सिंध का इक़्तिदार संभाले हुए है। हुकूमत के खिलाफ इन दोनों जमातों और इनके इत्तेहादियों की तहरीक कितनी कामयाब हो सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ये फैसला कर चुके हैं कि मुकदमात अगर आगे बढ़े और अब्बा जी को जेल हो गई तो फिर मुकदमात का फैसला सड़कों पर ही होता हुआ नजर आएगा। देखिए जरा पहला क्लिप। अच्छा नाज़रीन, देखा आपने क्लिप। बिलावल भुट्टो ने इस क्लिप में अपने मुस्तकबिल का फैसला भी कर लिया और अपना मुस्तकबिल भी बता दिया, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और अब्बा जी को करप्ट भी डिक्लेयर कर दिया। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, एंजॉय करके सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो को ये याद दिलाना चाहूँगी कि नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं रहे, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हो चुके हैं। वैसे हैरत की बात है ना, जब तक नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तब तो ना बिलावल ने उनको वज़ीर आज़म तस्लीम किया और ना आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको तस्लीम किया। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक का बेटा कहते रहे, तो आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार देते रहे। लेकिन किस्मत भी देखिए ना कि उनकी कश्ती ही वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आज नजरिया ज़रूरत के तहत साबिक वज़ीर आज़म को बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहने पर मजबूर हो गए हैं। अपने अब्बा जी की करप्शन बचाने के लिए बिलावल ने मरियम के अब्बा जी को एक बार फिर से नज़रियाती और जमहूरी शख्सियत तस्लीम कर लिया। कल तक जो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को ओहदा छोड़ने का कहती रही और बारहा कहती रही, कल तक जो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खुशी के शादियाने बजाती रही, आज उस पीपल्स पार्टी के रूहे रवा बिलावल भुट्टो साहब एक सजा याफ्ता शख्स को कह रहे हैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। इसे किस्मत सितम ज़रीफ़ी ना कहें तो फिर और हम क्या कहें नाज़रीन, आप खुद सोचिए। किस्मत ने मज़ीद धोखा दिया और ज़बान फिसल गई। एहतजाज से पहले एतजाज़ मुंह से निकल गया और आपको याद है ना कि एतजाज़ एहसन साहब आखिर कौन है, पूरी कौम जानती है, लेकिन शायद आजकल वो पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के साथ नज़र नहीं आ रहे। आज एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी के हक़ में कोई बयान देते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज एतजाज़ एहसन आसिफ अली जरदारी साहब या उनके प्यारे बेटे बिलावल के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे। क्यों, कभी आपने सोचा? एतजाज़ एहसन वही है ना जिनको पीपल्स पार्टी ने सदारती उम्मीदवार बनाया था और आज एतजाज़ एहसन साहब का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं, बल्कि मुझे याद है बिलावल ने कहा पहली ऑप्शन भी वही, सेकंड भी और थर्ड ऑप्शन भी वही। अब इसकी क्या वजह कि अब वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते। तीसरी बात बिलावल साहब ने कही कि इंशाल्लाह ये मौका हमको मिलेगा कि हम 10 साल बाद एक बड़ा एहतजाज करें। तो माय डियर बिलावल साहब, आपको 10 साल मौका इसलिए नहीं मिला कि आपने मिसाके जमहूरियत के नाम पर मुकमुका किया हुआ था। 10 सालों का तो मुआहदा यही था कि बारी बारी सबकी बारी, और नून लीग ने ना आपके खिलाफ कोई मुकदमा खोलने की कोशिश की, ना ही आपने नून लीग के मुकदमात पर कोई काम किया। आप लोगों ने सोचा तक नहीं। हाँ, जब दोनों सियासी जमातों में बात बिगड़ने लगती तो वो एक दूसरे को मुकदमात की क्या देने लगते, धमकियां देने लगते कि अगर तुम हमारी चोरी की बात करोगे तो हम तुम्हारी चोरी की बात शुरू कर देंगे, अगर तुम हमारा मुकदमा खोलोगे तो हम तुम्हारे मुकदमात खोलने का मुतालबा भी करेंगे। इसलिए 10 साल तक बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। होता भी कैसे, नामुमकिन था ना। 10 साल बाद मुकदमात खुले, आगे बढ़ रहे हैं और अब्बा जी जेल में नजर आ रहे हैं, तो एहतजाज तो बनता है। बिलावल तो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि अब्बा जी जेल जाएंगे। अब्बा जेल क्यों जाएंगे? क्योंकि अब्बा ने कहा था कि अगर मैंने जाली अकाउंट्स में पैसा मुंतकिल किया भी है तो कसूर मेरा थोड़ी है,
कसूर तो उसका है जिसको पता ही नहीं था कि मैंने उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। सुने ज़रा इन लोगों की बातें। और इसलिए बिलावल ने खुद अपने अब्बा जी का मुस्तकबिल यहाँ बता दिया और अपने अब्बा जी को बचाने के लिए ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी का ये इम्तिहान ले रहे हैं, बल्कि अब्बा जी पर मुकदमात को बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ होने वाले मुकदमात से बाकायदा कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी की 5 साला कारकर्दगी को नहीं देखा जब उन्होंने शहीद बेनज़ीर का नाम इस्तेमाल करके वोट हासिल किया और उसके बाद पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर दिया। बीबी के कातिलों को आज तक नहीं पकड़ सके, बिलावल ने सवाल तक ना किया। अब भी बिलावल सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमात के दिफा के लिए इतने आगे निकल गए कि उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियों से जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्लिप चलाइएगा ज़रा रज़ा। अफसोस है नाजरीन कि पीपल्स पार्टी पर इतना बुरा वक्त आ गया कि बिलावल अपने नाना की कोशिशों को, अपने शहीद माँ की कोशिशों को आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमात की नज़र कर रहे हैं। अफसोस ही होगा ना मेरे ख्याल से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो मेहनत पीपल्स पार्टी को खड़ा करने के लिए की वो कहाँ, और आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमात कहाँ? कोई कनेक्शन बनता है आपस में? ज़रा सोचिए। जो पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं भी होगा वो भी कहेगा कि कोई कनेक्शन नहीं बनता। कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और कहाँ ये दामाद आसिफ अली जरदारी साहब। शहीद बेनज़ीर ने जिस जवा मर्दी से आमरीत का मुकाबला किया, अवामी नुमाइंदा बनकर उभरी, हर मजलूम की आवाज़ बनी, और उनकी कुर्बानी कहाँ, और उनके ये शोहर आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमात कहाँ, जो अपनी मरहूम बेगम के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सके सदर रहने के बावजूद। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के कई अहम साथी पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ के चले गए। पीपल्स पार्टी को आखिरी दफा इक्तदार भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खून की वजह से मिला। आसिफ अली जरदारी के पास मौका था कि पीपल्स पार्टी को विफाक की जमात बना दें, लेकिन उन्होंने तो पीपल्स पार्टी में ही दफन कर दिया। और आज बिलावल भुट्टो अवाम को पीपल्स पार्टी की तारीख याद दिला रहे हैं। देखिए जरा बिलावल भुट्टो साहब, सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप याद करें आपकी शहीद माँ और आपके नाना की मुल्क के लिए क्या खिदमात हैं, उनकी कुर्बानियाँ आखिर थी क्या? आपने 10 सालों तक एहतजाज क्यों करना था? 10 साल तक आपकी हुकूमत को तो कोई पूछने वाला था ही नहीं। 10 साल बाद जब मुकदमात खुले तो फिर आपने एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया। लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं आप, लेकिन याद रखिए ये एहतजाज आपकी सियासत पर एक और सवालिया निशान खड़ा करेगा जब अवाम आपका साथ देने से इनकार कर देंगे। शहीद बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी में ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके एक ऐसे सियासी मुखालिफ को नज़र आ गया जो पहले आपके साथ थे, और आज जब वो आपके साथ नहीं हैं तब भी आप उनकी राय का एहतराम करते हैं। देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं वो। शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिप चलाइएगा रज़ा। क्लिप आपने सुना। बिलावल भुट्टो साहब, ये है वो हकीकत जिसे आपको अब तस्लीम कर लेना चाहिए और मिनो अन तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पीपल्स पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। आप भी अगर नवाज शरीफ की तरह पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल सिर्फ कदमात के लिए करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मार्क माई वर्ड्स, सुन लीजिए। आज आप अवाम आपके साथ नहीं निकलेंगे। पीपल्स पार्टी को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी बनाना आपकी जिम्मेदारी है और आपका फ़र्ज़ भी बनता है पीपल्स पार्टी को नज़रिया जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करें, ना कि नज़रिया ज़रूरत के लिए। जिन अफराद पर मुकदमात हैं कोशिश कीजिए कि उनको सियासत से दूर ना भी रखें, लेकिन पीपल्स पार्टी से दूर रखें। पीपल्स पार्टी तो मजदूरों की जमात ना थी, पीपल्स पार्टी अवाम की तर्जुमान ना थी। पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे मजदूरों की जमात थी, अवाम की तर्जुमान थी। आज पीपल्स पार्टी का हाल काबिले रहम होता जा रहा है। रहम आता है आज पीपल्स पार्टी को देख के, जिसकी मिसाल आप मुल्तान में होने वाले इंतखाबात में देख सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की ज़बानी आपको आपकी शिकस्त की दास्तान ज़रा सुनाते हैं। अगला क्लिप देखिए। जी तो सुना आपने, कुछ समझ आया? बिलावल साहब आपसे पूछ रहे हैं हम। पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपनों ने की थी। आपके अपनों ने आपके साथ ये किया। आपके प्यारे अंकल्स, आपकी आंटीज़ की वजह से पीपल्स पार्टी के नज़रियाती अफराद पीपल्स पार्टी से दूर होते चले गए, और अब तो आपके सबसे बड़े हामी और काबिल इंसान कहूँ तो तमाम लोग सेकंड करेंगे, एतजाज़ अहसन साहब भी चौधरी निसार की तरह किनारा कशी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब,
आपको पता नहीं क्यों हकीकत का इल्म होते हुए भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा, और पता नहीं आगे भी आपको अंदाज़ा होगा मुस्तकबिल करीब में या नहीं। आप आज फिर एक बार वही गलती करने जा रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के साथ की थी। याद कीजिए, आप 18वीं तरमीम के नाम का इस्तेमाल ना कीजिए, आप मुकदमात के खिलाफ भुट्टो की जमात का इस्तेसाल प्लीज़ ना कीजिए, बल्कि आप 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात सूबों को दिए गए हैं उन इख्तियारात का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कराची में पानी की शदीद कमी है, आपको पता है ना, जिस पर आवाम के साथ साथ ऑपोजिशन भी आपसे अब सवाल कर रही है और मुतालबे भी कर रही है। ज़रा एक क्लिप देखिए। अच्छा नाज़रीन, क्लिप आपने सुना, और इस मुल्क में भी अजीब सूरत हाल, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के नाम पर सबसे ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि ये जमहूरियत का नाम लेने वाले, जमहूरियत के नाम पे वोट लेने वाले जमहूरी अफराद ही रहे। आज नज़रियाती नवाज शरीफ, कल बेनज़ीर भुट्टो के दुश्मन थे। आज नज़रियाती जरदारी साहब कल नवाज शरीफ साहब के क्या थे? दुश्मन थे, दोस्त बिल्कुल नहीं थे। आज दुश्मन क्या बन गए? दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि दोस्ती की वजह अब एक है। दोस्ती की जो वजह है वो बेसिकली एक है, तो दुश्मन ने दुश्मन को दोस्त तो बनाना था, गले लगाना था, मोहब्बतें सच्चियाँ होनी थी, और वो है करप्शन के मुकदमात। वजह जो एक है वो है करप्शन के बड़े बड़े मुकदमात, और बड़े बड़े दुश्मन दोस्त बन गए। एक होने पर इनको मजबूर कर दिया करप्शन के मुकदमात ने। और इसी तरह 18वीं तरमीम के गीत गाने वाले आज 18वीं तरमीम के तहत मिले हुए जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं किसी को मालूम ही नहीं, किसी को ये जवाबदेह नहीं है। देखें ज़रा, मादर पिदर आज़ाद ये लोग हैं, ये किसी को जवाबदेह नहीं, इनको कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या करके किसको जवाब देना है। और कराची में पीने का पानी नायाब होता चला जा रहा है, अनकरीब शायद गायब भी हो जाएगा, लेकिन इस पर जवाब देने वाला कोई दूर दूर तक आपको नज़र आता है? किससे पूछे जाके बेचारी अवाम, यहाँ क्यों किसी को 18वीं तरमीम नज़र नहीं आती है? जिस 18वीं तरमीम का इतना ये गीत गाते हैं, इतना रोला डालते हैं, तो वो बताते नहीं है। फिर जब प्रैक्टिकली जब पूछा जाता है बताएं ना इस मसले को कौन हल करेगा, कौन है जवाब दे, कराची को साफ करने की बात आती है तो तब भी ना मेयर कराची उसमें कामयाब हो सके और ना सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम हमें नज़र आए। चले इतना ही नज़र आ जाए कि ठोस इकदाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। चले 50, आप 100 में से 50 नहीं तो 20 नंबर लेके दिखा दें, आप तो एक नंबर भी लेते दिखाई नहीं देते। कराची को पानी देने की बात जब आती है तो 18वीं तरमीम पता नहीं कौन से दरिया में बहती हुई कहीं दूर चली जाती है, नज़र ही नहीं आती फिर, जबकि असल मसला 18वीं तरमीम का है ही नहीं। आप यकीन कीजिए ये मसला 18वीं तरमीम का नहीं है। विफाक तो बिल्कुल 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का इरादा नहीं रखता। आप इस बात का तो जवाब दें पहले कि आपको जो इख्तियारात मिले 18वीं तरमीम के तहत उनका सही इस्तेमाल आपने कहाँ किया, बताएंगे आप ज़रा? किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारिश हो जाए, सिंध भी डूब जाता है, कराची भी। पानी का मसला सिंध में भी वही है, कराची में, बड़े शहर में भी वही है, रोशनियों के शहर में। और सीवरेज का निज़ाम ऐसा है कि लाड़काना के शहरी सड़कों पर बिलावल भुट्टो साहब को याद करते हैं, तो कराची में आलमगीर खान ने गटर के ढकने लगाकर शोहरत हासिल कर ली। मुकर सकते हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं मुकर सकते। फिर पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को क्यों रो रही है? कैसा रोना रो रहे हैं आप लोग? बल्कि ना सिर्फ 18वीं तरमीम को, बल्कि सिंध के बजट और तरक्याती फंड्स की मद में जो पैसे हैं उनके लिए भी भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, भरपूर जोर डाला जा रहा है कि सिंध का बजट रिलीज़ करो। लेकिन सिंध के बजट के हवाले से एक सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, बड़ा अहम सवाल है जो फवाद चौधरी साहब ने किया, और बिलावल साहब आप इसके लिए जवाबदेह हैं, आंसरेबल हैं। फवाद चौधरी का क्लिप ज़रा देखिए। जितने पैसे फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि सिंध को दिए गए हैं, इतने पैसों में तो सिंध के अवाम की नस्लें भी खुशहाल हो जाएंगी। सवाल ये है कि पैसा गया कहाँ पे? कोई जवाब देने वाला है? कितने आएगा पैसा? इसका हिसाब देगा कौन? कोई है जो हमें हिसाब दे, जवाब दे? सवाल ये नहीं है कि 18वीं तरमीम का खात्मा हो रहा है या फिर खात्मा नहीं हो रहा, जो कि नहीं हो रहा, लेकिन सवाल ये है कि इस 18वीं तरमीम से मिले गए इख्तियारात का इस्तेमाल कहाँ गया भाई साहब? ये बताएगा कोई हमें आके? क्या जाली अकाउंट्स बनाने में किया गया इस्तेमाल? सवाल ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, ये तो सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन कुर्बानियों से
मौजूदा पीपल्स पार्टी ने क्या सीखा? आपको तो पका पकाया मिल गया, आपकी कुर्बानियां क्या आसिफ अली जरदारी साहब आपने दी हैं, बिलावल भुट्टो साहब आपने दी हैं, वो तो आपके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कुर्बानियां देके चले गए जिनका नाम आज तक आप कैश करवा रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को अब आप अपने मुकदमात से बचने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। क्या उन कुर्बानियों को कैश करवा कर सिंध पर 10 साल हुकूमत नहीं की आप लोगों ने? क्या भुट्टो के नाम पर पीपल्स पार्टी को क्या आप लोगों ने लूटा नहीं? लूट खाया आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को? क्या सिंध बैंक के इख्तियारात फरियाल तालपुर के पास नहीं थे? क्या उजैर बलोच से पीपल्स पार्टी का ताल्लुक नहीं था? क्या जाली अकाउंट्स के पीछे पीपल्स पार्टी का कोई शख्स नहीं मुलविस है? सवाल तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके जवाब बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब को देने होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन बिलावल साहब को यह फैसला करना होगा कि वो अब्बा जी के मुकदमात पर पीपल्स पार्टी को कुर्बान करेंगे या फिर अपनी पार्टी की साख को बचाएंगे। और मेरा सिंपल सा सवाल ये कि आप खुद सोचें नाजरीन कि प्रमोशन होती है ना किसी की दिन ब दिन, आज आप अगर 17वें ग्रेड में हैं, फिर आप 18वें ग्रेड में जाते हैं, फिर आप 19वें ग्रेड में जाते हैं, आपकी तरक्की होती है, आपकी सैलरी के फॉर्म में भी तरक्की होती है, आपके ओहदे की फॉर्म में भी तरक्की होती है। अगर हम डिग्री कोई ले रहे हैं तो पहले आप मैट्रिक करते हैं, फिर आप एफएससी करते हैं, एफएससी करने के बाद प्री मेडिकल करना है, प्री इंजीनियरिंग करना है, आपने आईसीएस करना है, क्या करना है, उसके बाद फिर आप आगे जाके बैचलर्स करते हैं, बैचलर्स की डिग्री लेने के बाद आप फिर मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलो करते हैं, आप डिग्रीज लेते चले जाते हैं। कभी किसी ने पोस्ट डॉक्टर फेलो से रिवर्स गियर लगाया, पीएचडी की तरफ आया हो, पीएचडी के बाद ख्याल आया हो कि एमफिल करना है, एमफिल के बाद मास्टर्स करते हैं या बैचलर्स करते हैं या इंटर करते हैं और एंड में मैट्रिक करते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ। अब एग्जांपल मैंने आपको क्यों दी, अब जरा सुनिएगा। एग्जांपल इसने दी कि पीपल्स पार्टी ने रिवर्स गियर लगाया कि पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री से ये मैट्रिक तक का सफर कर रहे हैं, यानी वो पार्टी जो भुट्टो साहब की पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1979 में भुट्टो साहब को फांसी होती है। और आप देखें कि कितनी स्ट्रगल थी कि ठीक 11 साल के बाद 1988 में वो जो बेनज़ीर भुट्टो थी, भुट्टो की बेटी, वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आती हैं। फिर उसके बाद 90 में नवाज शरीफ साहब आते हैं और 93 में दोबारा वो लेडी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वापस आती हैं। अगेन उनको 97 में नवाज शरीफ साहब रिप्लेस करते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये देखिए कि कितनी कुर्बानियाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी, फिर वो शहीद हुई और उनके कातिल आज तक पकड़े नहीं जा सके। ये आसिफ अली जरदारी साहब जिनको बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत ने ही आसिफ अली जरदारी बनाया, वरना आसिफ अली जरदारी साहब आपको भी पता है कि आप कहीं नहीं पहुंच सकते थे, यहाँ तक तो कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन क्या आपको अयान अली के लिए उन्होंने वसीयत में आपको आसिफ अली जरदारी साहब बनाया, या फिर आपको जाली कर्ज के मामलात के लिए आपको इस तरह वसीयत बनाई गई और आप उनके कातिल तक नहीं पकड़ सके? बारह दावे करते रहे कि आपको कातिलों का पता है। विफाक से आप लोग सिंध तक महदूद होकर रह गए हैं, और जो मामलात अभी चल रहे हैं और जिस तरह चल रहे हैं, फिर सिंध ने भी आपको कह देना है कि बस ऐसे नहीं चलेगा। फिर जरदारी साहब कहाँ जाएंगे बिलावल को लेके जब सिंध भी आपको कह देगा ऐसे नहीं चलेगा? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। नाजरीन, कोई भी खेल दुनिया में वो अहम ज़रिया है जो दुनिया को जोड़ने का सबब बनता है। खेलों के ज़रिए ममालिक के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो भी यकीनी तौर पे मजबूत होते हैं। और इन खेलों में एक खेल ऐसा है जो हमेशा से ही सबका मनपसंद रहा, फेवरेट रहा। और आप समझ गए मैं किस खेल की बात करने चाह रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, क्रिकेट। क्रिकेट ने दुनिया के कई ममालिक में अपनी धाक ऐसे बिठा दी कि कुछ का तो कौमी खेल ही क्रिकेट हो गया, और जिन ममालिक का क्रिकेट कौमी खेल नहीं है वो भी इस खेल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। क्रिकेट ने दुनिया के कई ममालिक को आपस में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, करीब कर दिया है। पहले टेस्ट क्रिकेट हुआ करते थे, आपको याद होगा, जो चंद ममालिक के दरमियान थे। फिर टेस्ट क्रिकेट में कई ममालिक शामिल हो गए, फिर वनडे आया, फिर हवा चली T20 की, जिसमें हिस्सा लेने वाले ममालिक की तादाद भी बढ़ती चली गई। और अब PSL जैसे टूर्नामेंट भी खेले जाते हैं, और जिनकी वजह से ना सिर्फ बिजनेस आता है बल्कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के आसार फिर से नुमायां होने लगे। और उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया PSL से, आप ये बात मानेंगे। क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले जो मैचेस हैं वो ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के अवाम इंजॉय करते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक के अफराद भी पाक भारत मैचेस में भरपूर इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हम बात करें अपने मुल्क की क्रिकेट की, तो इसमें हमने देखा कि कई उतार चढ़ाव आते रहे। कई मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर बाकायदा सवालिया निशान खड़े होने लगे।
कई अतराफ से तनकीद भी होती रही। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी के एक सबसे बड़े नाकिद थे कौन भला? सोचें, हमारे मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब। खान साहब कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर जिन ख्यालात का इजहार करते रहे, पहले ज़रा वो देखिए। अच्छा नाज़रीन, क्लिप आपने देखा। इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा संभालने से पहले कौमी क्रिकेट टीम की नाकामी को किसी न किसी तरह मौजूदा हुकूमत से जोड़ने की कोशिश की और क्या कहते रहे कि क्रिकेट की भागदौड़ ऐसे अफराद के हाथों में है जिनको क्रिकेट की समझ बूझ ही नहीं। आपको उनके अल्फाज याद होंगे। इसलिए कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन से लेकर कारकर्दगी तक सवालिया निशान उठाए जाते रहे और इमरान खान साहब साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की तैनाती के हवाले से भी आपको याद होगा कि खुश नहीं थे, बल्कि उन्होंने नजम सेठी की तैनाती को भी शदीद तनकीद का, क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया था। नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाए जाने के तरीकाकार पर भी इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था, लेकिन फिर एहसान मानी को उसी तरीके से पीसीबी का चेयरमैन भी बना दिया, यानी एक ट्वीट के ज़रिए, एक ट्वीट पर उनको आपने ये पोजीशन दे दी। इमरान खान साहब की हुकूमत को आए 8 माह हो चुके हैं। इस दौरान कौमी क्रिकेट टीम ने जो 2 बड़े टूर्नामेंट्स खेले वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से खेले, लेकिन दोनों टीमों ने कौमी क्रिकेट टीम को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। अब सवाल ये है कि अब इमरान खान साहब कौमी क्रिकेट टीम की इस नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार आखिर किसको ठहराएंगे? चेयरमैन पीसीबी ही को ठहराएंगे, चीफ सिलेक्टर को ठहराएंगे, कोच को ठहराएंगे? क्योंकि आज भी कुछ ऐसे खिलाड़ी कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए हैं जिनके बारे में ये बात ज़द-ए-आम है कि उनकी कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत कारकर्दगी नहीं है बल्कि अकरबा परवरी का नतीजा है। किसी न किसी के करीब हैं, उनको मौका मिल रहा है। सिफारिश कल्चर की हम बात कर लें, फिर नए पाकिस्तान में तो वो होना ही नहीं था। अच्छा नाज़रीन, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप। जो हालिया कौमी क्रिकेट टीम की हम परफॉर्मेंस देखते हैं, इससे फिर आप उम्मीद रख सकते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम किस तरह परफॉर्म करेगी, कुछ परफॉर्म कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं एजाज़ बाकरी, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम स्पोर्ट्स की खबरों पर। एजाज़ से हम बात करेंगे। एजाज़, बहुत शुक्रिया बात के लिए। ये बताइएगा एजाज़ की क्या वजह है कि क्रिकेट का जो मौजूदा भी हाल देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि खान साहब तो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं। 92 का वर्ल्ड कप, आज तक कोई जब उनको माइक दिया जाता है 92 के वर्ल्ड कप का जिक्र ना हो, ये होता नहीं है। तो हम तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके आने के बाद क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाएगी, लेकिन अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, क्या तज्जिया आपका? देखिए फिजा, इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जरूर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है, ना वो चीफ सिलेक्टर है, ना वो पाकिस्तानी टीम के कोच है। वो पाकिस्तान के वजीर आजम है और वो इकोनॉमी के साथ जो जंग है वो लड़ रहे हैं। उनकी गेम की तरफ इस तवज्जो नहीं है। जहाँ तक उन्होंने चेयरमैन पीसीबी की तकर्री की थी तो एहसान मानी क्योंकि आईसीसी के साबिक सरबराह रह चुके थे तो उनको तजर्बा था क्रिकेट बोर्ड चलाने का। और मेरा नहीं ख्याल कि हम 7 महीने आए हैं एहसान मानी को हम इन पे तनकीद करना शुरू कर दें। 2 महीने रह गए वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप के बाद ही आपने बड़ी तब्दीलियां करनी है। आपके जितने कोचेस का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वर्ल्ड कप तक है, आपका कप्तान सरफराज भी वर्ल्ड कप तक है, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी वर्ल्ड कप तक है। और ये दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम ऐसा नहीं कर सकती कि 2-2.5 साल से एक सेटअप चला आ रहा हो और वर्ल्ड कप से पहले आप उसको तब्दील कर दें। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये आसान नहीं है। इसलिए मैं पीटीआई की गवर्नमेंट या इमरान खान को पाकिस्तान की मौजूदा शिकस्तों का जिम्मेदार इसलिए करार नहीं देता कि अभी वो इस तरफ आए नहीं है, अभी नया डोमेस्टिक सेटअप बनना शुरू हुआ है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की जो टीम हार रही है उसकी वजह मैं इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर को जरूर दूंगा और मिकी ऑर्थर को जरूर दूंगा कि वो सही तौर पर सिलेक्शन और हिकमत अमली का प्रॉब्लम हो सकता है। फिजा, इस वक्त जो गेम है वो बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है और हमारे यहाँ अभी उसको देसी तरीके से चलाने की कोशिश की जाती है। तो मिकी ऑर्थर को रखा ही इसीलिए 18 लाख रुपए पर मंथ की तनख्वाह पे था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इनकलाब लाएंगे। लेकिन उनको नीचे से जो इंजमामुल हक प्लेयर सिलेक्ट करके देते हैं वो उन पर भी सवालिया निशान है। तो वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। अब अच्छे हैं, बुरे हैं, हार रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, हमें इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें इनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। यही वो 20 से 22 लड़के हैं जिनमें से 15 रुकनी टीम बनी है। इनको किसी भी तरीके से एज ए स्पोर्ट्स लवर, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं 1000 खराबियां पाकिस्तानी टीम में निकाल सकता हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, हमें इनको बैकअप करना पड़ेगा। और वर्ल्ड कप के बाद अब बहुत कड़वे घोंट पीने पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा ट्रैक पर आ सकती है। फिजा जी,
अच्छा एजाज, ये भी जानना चाहेंगे सिफारिश कल्चर का तो तब्दीली वाली गवर्नमेंट में कोई चांस ही नहीं था, नए पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं थी कि सिफारिश कल्चर होगा। इंजमामुल हक की आपने बात की तो उनके जो भतीजे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ा लोग तनकीद करते हैं, ज़बान ज़द आम होता है, लेकिन कहते हैं जी बड़ा एज मिल रहा है क्योंकि अंकल हैं जी इंजमाम साहब। क्या कहेंगे आप इमाम की परफॉर्मेंस पर? देखिए फिजा, मेरी नेचर नहीं है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करूं उनका नाम लेकर। आप इमामुल हक की बात करें तो उसने बहुत थोड़े मैचेस में उसने तकरीबन 5 सेंचुरियां स्कोर कर ली है। इमाम इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा, बुनियादी तौर पर हिकमत अमली का फुकदान है। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तानी टीम के जो खराबी है, देखिए क्रिकेट एक टीम गेम है, ये इंडिविजुअल नहीं है। हमारे प्लेयर्स की काउंसलिंग की जरूरत है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 वनडे मैचेस की सीरीज अभी कल ही आ रहा है। उस सीरीज के दौरान आपका यासिर शाह टिकटॉक बना रहा है किसी एक टिकटॉक की फेमस बीबी के साथ, जो कि पाकिस्तानी लोगों ने उसका बुरा बनाया पाकिस्तान में। कोई और गैर मुल्की फिल्म स्टार के साथ बना ले तो शायद वहाँ दुनिया क्योंकि थोड़ा चीजों को एडवांस देखिए बुरा ना बनाया जाता। उमर अकमल है, वो स्नैपचैट के ऊपर एक कॉन्सर्ट में बैठे हुए हैं जिसका तासर ये लग रहा है कि ये वो किसी नाइट क्लब में बैठे हुए हैं और क्रिकेट बोर्ड ने उनको 20% मैच फीस का जुर्माना इसलिए किया कि उसने टीम का कर्फ्यू ब्रेक किया। तो डिसिप्लिन के प्रॉब्लम है, फिटनेस के प्रॉब्लम है। आपके बहुत सारे क्रिकेटर्स मुकम्मल तौर पे फिट ही नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमें इनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की टीम है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की टीम है, ये पीटीआई की टीम नहीं है, नजम सिटी की टीम थी या एहसान मानी की टीम है। ये फिजा मेरी और आपकी टीम है। इन्होंने ग्रीन फ्लैग के नीचे खेलना होता है, तो हमें इनको हमारे पाकिस्तान की टीम है। इनकी खामियां जो है, इनकी खामियां है वो फिटनेस है। अच्छा एजाज, एक और बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ठीक है अपने खामियों की बात की, अब मैं खामियों की तरफ ही आना चाह रही थी। कोचिंग बहुत मैटर करती है, आपके मेंटर्स बहुत मैटर करते हैं कि आपको सिखाने वाला कैसा है। लेकिन एक चीज़ आप अग्री करेंगे, जो पुराने हमारे खिलाड़ी होते थे, 92 में हमने वर्ल्ड कप क्यों जीता था, पुराने खिलाड़ियों में एक जज्बा होता था, एक जोश होता था, मुल्क के लिए खेलते थे, पुरआज़म होते थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, हो सकता है कि आप डिसअग्री करें मेरी बात से, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि अब जो नए खिलाड़ी हैं उनको टीवी पे आने का शौक है, हमारे हाथ में बैट है, हमें तमाम लोग स्टेडियम में देख रहे हैं, हमारी फैन फॉलोइंग होगी, किसी ने किसी शैम्पू का ऐड कर लिया, किसी ने किसी साबुन का ऐड कर लिया, इतने में खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आजम के साथ नहीं खेलते, जज्बा मिसिंग है। क्या कहेंगे आप? देखें फिजा, एक चीज हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों में 11 लड़के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं वो लकी होते हैं, उनको कुदरत की तरफ से ये चांस मिलता है। इन प्लेयर्स का पूरी दुनिया के अंदर फिजा खिलाड़ियों का एटीट्यूड ऐसा ही होता है। वो स्टार्स होते हैं, उनको मीडिया टीवी पे दिखाना चाह रहा होता है, दुनिया उनके पीछे सेल्फी के लिए भाग रही होती है। पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं। फर्क क्या होता है कि आप किसी भी क्रिकेटर को किस अंदाज के अंदर अपने प्रोफेशनल दायरा कार में रखते हो, ये जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की होती है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स भी लंदन की सड़कों के ऊपर रात को 2 बजे नशा करने के बाद वो लोगों को वहां लड़ते हैं, बेसबॉल के बैट से मारते हैं, उनको 7 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर कर दिया जाता है। ये सभी प्रॉब्लम पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन बोर्ड एक डिसिप्लिन दायरा कार में रहता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी वसीम खान है, वो इंग्लैंड से लिस्टर शहर से यहाँ पर आए और उनको और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ और प्रोफेशनल तैनातियां की है। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा इंतजामिया है, जो कि ट्रू प्रोफेशनल लोगों की, जिनकी सीवी पढ़ के आपको अंदाजा होता है कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं, ये पॉलिटिकल इनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो तवक्को कर सकते हैं। आपकी बात 200% ठीक है, जज्बे के ऊपर मैं भी डाउट नहीं कर सकता, लेकिन इनको दायरा कार में रखने के लिए ठीक है एजाज बाकरी, टाइम की कमी की वजह से ठीक है मुझे ठीक है ओके मैं आगे भी बात करना चाहती, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत से लोग क्रिकेट के जो शायकीन है वो देखना चाहते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से। बहुत शुक्रिया एजाज बाकरी। यहीं पर आपसे अब हम गुफ्तगू खत्म करते हैं और अब आज की आखिरी बात। आखिरी बात यही कहना चाहूंगी कि खुश नसीब है वो शख्स जो कम पाकर भी, थोड़ा पाकर भी पुरसुकून है, और बदनसीब है, इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जो सब कुछ पाकर भी बेचैन है, बेसुकून है। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।